इस साल का बिग बॉस ओटीटी शुरू हो गया है। बिग बॉस आए और चर्चा ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लास्ट ईयर ये खबर फैली थी कि बिग बॉस में अरमान मलिक और वो अपनी एक वाइफ के साथ में दोनों के दोनों वहाँ पर जा रहे हैं और उसके लिए वो लोग मुंबई भी गए थे। और ये जो बात थी बिग बॉस, मेन बिग बॉस की बात। मेन मीन्स एक तो ओटीटी होता है जो बेसिकली सीमित लोगों तक जाता है, और एक दूसरा बिग बॉस होता है जो कि मेन बिग बॉस होता है जो कि टीवी पर टेलीकास्ट होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुँच होती है। ऐसा माना जाता है ओटीटी के व्यूवर्स जो है ना, यंग जनरेशन ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये इंटरनेट के थ्रू जाता है और टीवी पर टेलीकास्ट नहीं होता है। तो लोग बाग जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल पर देखते हैं वो लोग इसको ज़्यादा देखते हैं, यंग जनरेशन ज़्यादा देखती है। तो ऐसे में जब इसका नाम आया था कि अरमान मलिक अपनी एक बीवी के साथ में वहाँ पे जाने वाला है और उसका बिल्कुल पक्का हो गया है, उसने भी अपना इंडिकेशन दे दिया था कि वो लोग जो है बिग बॉस हाउस में जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी इस बात की कि बिग बॉस एक फैमिली शो है और उसमें इस तरीके से इसका जाना, जो बेसिकली दो बीवियों के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर किस तरह का एग्जाम्पल रहेगा और किस तरह का वहाँ डिस्कशन होगा और किस तरह के लोगों को बिग बॉस जो है वहाँ पर इनवाइट करता है। तो ना जाने पता नहीं कितने सारे व्लॉगर्स ने, कितने सारे पॉडकास्टर ने इस सब के ऊपर पॉडकास्ट बनाए थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये किसी भी हालत में बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत एग्जाम्पल सेट होगा लोगों के सामने। ये मतलब क्या लोग जो है आज की डेट में किस तरह से बात करते हैं, दो तरह से बात करते हैं। अगर लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ ये कहती हैं कि देखो वो तो दो दो बीवियों को संभाल रहा है और तुम जो है मेरे नखरे नहीं सह पाते और तुम मेरे काम भी नहीं कर पाते। और अगर जेंट्स की बात करें तो जेंट्स जो है बड़े आराम से कहते हैं अरे देखो वो तो दो दो बीवियां रख रहा है, मैं तो मेरे पास तो एक ही है। इन दोनों में से एक भी एग्जाम्पल जो है एथिक्स के साथ नहीं है, ना ही हमारे कल्चर को बिलोंग करता है। टीवी प्रोग्राम जो है काफ़ी लोगों तक जाते हैं, तो इसलिए उनका जो प्रभाव है उनके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये ऐसा टॉपिक है कि ये बहुत ज़्यादा चर्चित टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है, और एक पता नहीं समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को इतने सारे लोग सब्सक्राइब कैसे कर देते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार हमने देखा था कि इसके बच्चा जो बीमार हुआ था और उसके मुंह पे ये कैमरा लेके रात दिन ये लोग लगे रहे कि किस तरह से वो बच्चा बीमार हुआ है, कितना सीवियर है, कब दवाई दे रहे हैं, कौन घर जा रहा है, कौन घर से वापस आ रहा है। बकवास व्लॉग्स सारे के सारे बनाए, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस और बच्चे की जो है बीमारी के ऊपर सिंपैथी लेकर ये लोग सब व्लॉग बना रहे थे। और एक सीन देख के तो बहुत ही बुरा लगा जब उसके नाक में, मुंह में, सब पे पाइप्स लगे हुए हैं। इवन देन बहुत सारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो जो उसके शरीर पे लगे हुए हैं। नंगा बच्चा पड़ा हुआ है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, उसके साथ में वहाँ पे वो कभी कभी वेंटिलेटर पे भी दिखाते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो दिखा रहा है। मतलब कौन होगा जो जिसका बच्चा इतना सीरियस होगा और वो फिर भी अपनी व्लॉगिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा होगा, एक एक पल की चीज़ें वहाँ पे कैच कर रहा होगा, लोगों को दिखा रहा होगा। और पता नहीं कैसी हमारी सोसाइटी है जो ऐसे लोगों को पसंद करती है। कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि भाई इनके ऊपर व्लॉग बनाओ, इनके ऊपर व्लॉग बनाओ, इनके ऊपर रिएक्शन दो, पर इनको ऊपर रिएक्शन देना अपने आप में मतलब इतना गंदा काम है कि देख कर भी बहुत बुरा लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में एक या दो व्लॉग बनाए थे, उसके बाद में कभी हमने व्लॉग नहीं बनाए और डिसाइड ये किया कि इनकी गंदगी से हम बहुत दूर ही रहेंगे। किस तरह से ये जो है अपनी दोनों पत्नियों के झगड़ों को हाईलाइट करता है, कभी उनके प्यार को हाईलाइट करता है, कभी जो है और भी लड़कियों के साथ में अपनी वीडियोस और ये सब बनाता है। सो कॉल्ड कहने को इसकी ये दो वाइफ हैं, लेकिन दो के अलावा भी पहले एक वाइफ थी और उसके बाद में अभी जो लड़की इसके साथ रह रही है, अभी उसको कहना नहीं चाहिए कि वो वाइफ है या क्या है, लेकिन पूरी तरीके से ये लड़कियों को, औरतों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता है। एक इंटरव्यू में इसने यहाँ तक कह दिया था, जो इसकी कंट्रोवर्सी हुई थी एक व्लॉगर के साथ में, इसने क्लियर कट ये भी बोल दिया कि लेडीज़ क्या है, लेडीज़ तो जो है ना एक रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा और ऐसे जुड़ते चले जाते हैं। ये वो आदमी है कि एक पाकिस्तान के एक पॉडकास्टर है जो बेसिकली इसके अगेंस्ट बहुत सारी वीडियो बनाती थी, तो उसके पॉडकास्ट, लाइव पॉडकास्ट में जाकर इसने इस तरह के वर्ड बोले थे कि क्या रेट है। आप इन सब बातों से समझ ही लीजिए कि ये कितने गंदे तरीके के आदमी है और किस तरह से लोगों को ये सब चीज़ें परोसता है। और लेडीज़ की और किसी की कोई इज्जत तो इसके दिमाग में है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ में व्लॉग बनाना या उनका पॉडकास्ट बनाना, उनके जीवन की जो बात चल रही है उनको कहना बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए हमने कभी भी ये डिसाइड नहीं किया। तो यहाँ पर भी इस सबसे बड़ा सवाल इसी बात के लिए है कि व्लॉगर्स, ऐसे व्लॉगर्स को बिग बॉस ने क्यों चुना।
अब आप देख लीजिए, अभी ये OTT शुरू हो चुका है और असलियत इसकी सामने आनी शुरू हो गई है। जो पायल है उसने आखिरकार अपना सब्र तोड़ते हुए अपनी सारी बात जो है सबके सामने कह दी और वो अपने आप को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर वहाँ पर रोने लगी है। पायल की क्या मनोस्थिति थी और एक औरत वो कैसी हो सकती है जो अपने लिए ये देखे कि एक सौतन के साथ में अलाउ करे कि भी ठीक है तुम शादी कर लो और साथ साथ उसके साथ में मैं भी रहूँगी। ये कैसी मानसिकता होती है और उस टाइम उसकी किस तरह की हालत थी, इस सब के ऊपर अभी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये कहना चाहते हैं कि बिग बॉस ने इसको कैसे अलाउ किया, या फिर ये कहिए कि बिग बॉस के लिए सिर्फ यही चीज़ रह गई है कि जो सबसे कंट्रोवर्शियल लोग होते हैं उनको वहाँ पर लेकर आना और उनके थ्रू अपने TRP को टॉप पर पहुँचाना। क्या इस तरह से बिग बॉस वैलिडेट करना चाहता है कि 2 मैरिज करना कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इस तरह से जो लेडीज़ हैं वो अपने आप बड़े आराम से रह सकती हैं, और ये इसको मतलब गलत चीज़ों को हाईलाइट करना, गलत चीज़ों को ये प्रोवोक करना, ये बहुत गलत चीज़ है। तो इस तरीके से बिग बॉस का इस तरह से लेना बहुत 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 ख़राब एग्जाम्पल है। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ ना कोई ऐसा कानून है ना कुछ ऐसा है कि जिसके ऊपर आप ये बात कर सके कि भाई ये जो किया गया है ये ठीक नहीं है। अब देखिए, पायल ने थोड़े से मिनट में अपना पूरा इंसिडेंट ना केवल बयान कर दिया बल्कि उसकी क्या मानसिक स्थिति रही थी वहाँ पे और उसने किस तरीके से ये सब चीज़ों को झेला था और वास्तव में उसकी मर्जी थी या नहीं थी, या उससे कंसेंट लिया गया था या नहीं लिया गया था इस शादी में, ये पूरा का पूरा उसने सच में सही तरीके से पूरा बयान कर दिया। जिस तरह से उसने बोला और उसके साथ में जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका तरीका था बात करने का, उसने कई सारी अनकही बातें वहाँ पे सबके सामने रख दी। अब देखिए, जैसे कि उसने अपना बयान देना शुरू किया कि भाई अब उन्होंने शादी कर ली और शादी कर ली तो अब बताइए अब क्या कर सकते हैं। अब पूछने पर उसने बताया कि वो तो ऑलरेडी हमारे साथ रहती थी। असल में किस्सा ये हुआ था कि कृतिका जो है इसकी फ्रेंड बनी थी कुछ महीने पहले और पायल ने ही उसको इंट्रोड्यूस कराया था अरमान मलिक से, और ये कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन था, एक दूसरे को जानते थे, बस सिर्फ इतना था। उसके बाद में कृतिका को देहरादून जाना था और वो अपनी सिस्टर के साथ थी और वहाँ पे वो किसी पुलिस केस में फंसी और जिसके ऊपर उसने हेल्प मांगी पायल से, और पायल ने ये कहा कि ठीक है मैं इनको भेज रही हूँ। उसने भी यही कहा था कि जीजू को भेज दो, यानी कि उस टाइम तक वो जीजू बोल रही थी। जैसा कि होता है कि अपनी सहेली पे, अपनी सिस्टर पे आप लोग विश्वास करते हैं। उसने अपने हस्बैंड को कहा कि जाओ जाके थोड़ा हेल्प कर दो, और उसने जाके वहाँ पुलिस में बात करी तो उसके बाद में वो मामला रफा दफा हो गया। और ये उसका थैंक्स कहने का तरीका समझ लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो इनके घर पर आ गई और 1 हफ्ता ये लोग यहाँ पे रहती है और यहाँ पे रहने के बाद में वो इनके दोनों के साथ में रहती है और 1 हफ्ते में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है अरमान मलिक के साथ में कि वो शादी करने को तैयार हो जाती है। और अनबिलीवेबल चीज़ है, क्या कोई किसी शादीशुदा मर्द के साथ में 1 हफ्ता रहने के बाद में ये फैसला कर लेती है कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, और बिना अपनी सहेली सो कॉल्ड उससे बात करे हुए, बिना उसकी कंसेंट लिए हुए कि भाई क्या मैं इससे शादी कर सकती हूँ तुम्हारे हस्बैंड से। दूसरी तरफ वो कैसा हस्बैंड है कि जो अपनी बीवी के रहते हुए दूसरे से शादी करने को तैयार हो रहा है, उसके लिए उससे कोई कंसेंट कोई कुछ नहीं ले रहा है, और कंसेंट तो गई वैसे ही। और दूसरी बात ये कि वो बाहर जाते हैं और जाकर जो है उससे बस पूछते हैं कि देख मैं इससे शादी कर लूँगा, जैसे किसी को मजाक में पूछा जाता है। तो सिमिलर वे में उसने ये कहा और उसने ये कह दिया कि हाँ ठीक है कर लो। तो क्या इसको ये माना जाए कि उसने पूरे होश हवास में उस बात को सोचते हुए समझते हुए उसको कंसेंट दी कि हाँ भी तुम शादी कर सकते हो? नहीं। और इसने उसका फ़ायदा उठाया, दोनों ने शादी करी और शादी करने के बाद में उसको सूचना दी कि भाई हम लोगों ने शादी कर ली है। उसने तब भी इस बात को मजाक ही समझा। उससे पूछते हैं कि भाई अब देखो इन्होंने शादी कर ली तो तुम्हें कैसा लगा? अब आप सोचिए उसका जवाब देखिए। अब ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रही है अब मैं क्या कर सकती थी, इन लोगों ने शादी कर ली, अब ये मेरे हस्बैंड हैं और मेरे बच्चे के पिता हैं और मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब देखिए, एक पत्नी के बारे में आप सोच कर देखिए, अगर उसका हस्बैंड उसको न्यूज़ दे कि उसने किसी और से शादी कर ली है, और पहली बात तो ये कौन ऐसी लेडीज़ होगी जो इसको बिल्कुल आराम से स्वीकार कर लेगी? कोई भी लेडीज़ नहीं हो सकती। असल में बात इतनी नहीं थी, बात ये थी कि उन्होंने शादी करी और उसके बाद में इसको प्रेशराइज़ किया गया और इसको डराया धमकाया गया और इसको ये बताया गया कि कुछ मिलने वाला नहीं है। वो भी अच्छी तरह जानती है और वो कहती है इस बात को कि भैया बाद में होता क्या, इतने लंबे
लंबे आप मुकदमे लड़ो और ये सब लड़ो, उसके बाद में मिलना तो कुछ है नहीं है। तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है इस बात के लिए कि भाई किस तरीके से, अब देखिए एक लेडीज़ इसमें यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने की कंडीशन में आ गई, लेकिन उसका दिल नहीं है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसने कंसेंट दी है। क्या उसने अपनी मर्जी से ये कहा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम शादी कर लो? ऐसा नहीं है। और इसी से ये साबित होती है कि ये आदमी औरत को बिल्कुल ऐसा समझता है कि जैसे कोई चीज़ हो, जैसे ये खरीद लाएगा और ये सब ऐसे कुछ कर लाएगा, घर में कुछ और रख देगा। तो बिना उसके कंसेंट लिए हुए, बिना उसकी भावनाओं को देखे हुए, उनकी बिना कदर किए हुए उसने उससे शादी कर ली। और आप देखो कितना बड़ा मन को धक्का लगेगा जब ये पता लगेगा कि उसकी सहेली ने उसके हस्बैंड से शादी करी। कितना बड़ा धक्का लगेगा कि जिस पति के साथ में उसने अपनी मैरिज करी थी, लव मैरिज करी थी और इतने दिन से साथ रह रही थी, एक बच्चा है उसके साथ में है, और वो अभी एक हफ्ते से आई हुई उसकी सहेली के साथ में शादी कर ले। और इतना बड़ा धोखा, ये धोखा कौन बर्दाश्त कर सकता? कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और देखिए गौर करने वाली बात यह है कि ये जो बेशर्म आदमी है, जब वो बता रही है कि भाई कैसे कैसे करके उनकी शादी हुई है, तो वो इसको इतनी गहरी नज़रों से देख रहा है, बिल्कुल पलक नहीं झपक रहा कि अगर कोई और कोई जगह हो तो पता नहीं क्या कर दे। उसी से पता लगता है कि वास्तव में ये इन दोनों की कितनी इज्जत करता है और कितना इनको समझता है। अब मजबूरी में आके उसने हाँ तो कह दिया कि अब क्या कर सकती है, वो छोड़ के जा नहीं सकती। लेकिन उसकी अंदर की स्थिति की आप समझने की कोशिश कीजिए। वो जो बयान कर रही है कि उस टाइम में उसकी हालत क्या होगी। अब वो आगे बताती है कि उसके बाद में इन्होंने वैसे शादी कर ली, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए शादी इन्होंने बाद में करी। तो उसके लिए उसने सारी तैयारी करनी शुरू करी, उसके लिए लहंगा लेकर आ रही है, उसके लिए चूड़ा लेकर आ रही है। देन शी रियलाइज कि वो कर क्या रही है वो अपने लिए। और तब उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा हर्ट करना शुरू किया। इसलिए वो ये कह रही है कि जब इनकी शादी हो रही थी तो वो छोड़ के बीच में चली गई, अपने बच्चे को लेकर चली गई। और उसके बाद में फिर इनके जब शादी हो गई, प्रॉपर शादी हो गई, उसके बाद में इनके बहुत झगड़े हुए आपस में। अब बताइए अगर इसकी कंसेंट थी तो क्या वो दोबारा झगड़ा करती? वो क्या हर्ट नहीं हुई थी? वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। को दो शादियों को जो ये इतना पॉपुलराइज करता है, जो इतना ग्लैमर शो करता है, जो बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बताता है दो शादियों को, तो ये किसी भी हालत में एक नॉर्मल शादी हो ही नहीं सकती जिस तरह से ये नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। और जब झगड़े वगैरह हुए तो ये अपने बच्चे को लेके इसको छोड़कर चली गई। और देखिए जब वो ये बता रही है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाई, मैं समझ नहीं पाई, मैं अपने आप को बता नहीं पाई कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, और किसी को इनसे बात भी नहीं कर पाई। सेम टाइम जो अरमान मलिक है वो कृतिका के साथ में आंखों में कुछ इशारे कर रहा है, और दूसरी तरफ वो पूरा अपना ब्रेक डाउन हो रही है कि भाई मैं क्या कर सकती थी, मैं जो अपनी फैमिली 8 साल पहले छोड़ के आई थी, क्योंकि इसने भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके ये वाली शादी करी थी, और साथ में एक बच्चा भी था उसके साथ में जिसको चीकू बोल रही है। देखो बिल्कुल क्लियर कट वो बोल रही है कि मैं ये सब नहीं देख पाई, 1 साल के लिए इनको छोड़ गई थी कि मेरा पति जो किस तरह से दूसरे के साथ में सो रहा है और क्या कर रहा है। अब बहुत साफ उससे पूछा गया कि ये बताओ कि जब इस तरह से हुआ तो तुम्हें बिल्कुल भी नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लगी? तो वो बोल रही है कि भाई मैं क्या करूं, मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। इन्होंने मुझसे पूछा, मुझे लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। तो आप ही देख लीजिए ये जिस तरीके से बता रही है, क्या ये शादी का ये तरीका है? ये बिल्कुल भी तरीका नहीं है। ये इसने जोर ज़बरदस्ती करके ये वाली शादी अपने आप ही करी है। जो सवाल किया गया था बिल्कुल सही किया गया था कि आपको ऐसा नहीं लगा कि आपकी सहेली ने आपके साथ धोखा किया है और आपके हस्बैंड से शादी करी है? सिमिलरली आपके हस्बैंड ने आपको धोखा किया है और आपकी सहेली से शादी कर ली। लेकिन वो एडमिट कर रही है इस बात को कि मुझे मतलब आप ऐसा लगता है कि मुझे उसी टाइम बोलना चाहिए था कि पागल वागल हो गई है क्या, ऐसा कहीं होता है क्या? और अपने आप को बहुत ज़्यादा संभालते हुए ये सब बताते हुए आखिरकार वो उसका वही हुआ जो कि हाल होना था। उसने बुरी तरह से सुबक के रोना शुरू कर दिया। ये आदमी कब तक जो है उस पेन को अंदर ही अंदर लेता रहेगा, बर्दाश्त करता रहेगा। तो ये जो दिखाता है कि मेरी दोनों बीवियां हैं, दोनों बीवियां कितनी खुश रहती हैं, अब भी आके कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम दोनों ने शादी कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। अंदर खाने की जो बातें हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। ये साफ दिखाई देता है। ये किसी भी तरीके से इसकी रजामंदी नहीं है। अंदर ही अंदर कोड़ते रहना और दिखाना ये कि भी हम तो बहुत खुश हैं और बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लेविश लाइफ या मज़े की बात जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, इस आदमी के लिए है, इन दोनों के लिए नहीं है।
आप ही सोच लीजिए, एक सोने के महल में, यानी कि आप ये समझ लीजिए एक बकरी को बांध दिया जाए और साथ में जो है उसके साथ में बहुत कुछ खाने को उसको आगे डाल दिया जाए और साथ में एक शेर बंधा हुआ हो, तो क्या वो बकरी कभी भी उस खाने को उसको एंजॉय कर पाएगी? चाहे कितना अच्छा एनवायरनमेंट, कितनी सब चीज़ें दे दी जाए, तो वही हालत इसकी है। ये उस बकरी के समान ही है जिसके सामने जो शेर भी बंधा हुआ है और उसके बाद में उसको कहा जा रहा है कि तेरे घर में देखो सब कुछ है, एसी है, गाड़ी है, बच्चा है, तेरा इतनी प्रॉपर्टी है और जो मर्जी घूम, जो मर्जी खरीद, जो मर्जी कर। आप ही बताओ जो लेडी व्यूअर्स हैं वो कितनी लेडी इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार होगी? कोई तैयार नहीं होगी इस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए, जैसे कि ज़िंदगी इस आदमी ने मजबूर करी है इनको जीने के लिए और सबको पब्लिसाइज कर रहा है इस बात के लिए। और मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारे व्लॉगर्स जो है इसको सपोर्ट करते हैं। अब इस आदमी के कमेंट देखिए, अब कह रहा है अब तो खुश है ना, मतलब वो खुश होती तो यह क्या सुबह सुबह के इस तरह से रोती? और कह रही है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम दोनों ने शादी कर ली। भैया ये शादी वादी कुछ नहीं है, ये तुम ड्रामा दिखाते हो कि ये दोनों बहुत प्यार से रहती हैं और इनको तो बहुत मज़े हैं, एकदम सहेलियों की तरह रहती है। कौन ऐसा होगा जो अपने पति को इस तरह से बांट के सहेलियों की तरह रहेगा और खुश रहेगा? हमारे देश का कानून है और उस कानून के अकॉर्डिंग कोई भी हिंदू दूसरा व्यवहार नहीं कर सकता। और ये सब लोग जो है ना, चाहे वो धर्मेंद्र हो या फिर कोई और इसी तरीके के बाकी लोग हों, वो शादी करने के लिए अपना नाम बदलते हैं, धर्म बदलते हैं और दूसरे धर्म का सहारा लेते हैं और शादी कर लेते हैं और फिर उस धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं होता दूर दूर तक भी। अब सोच लिए जिस शादी की बुनियादी झूठ पर रखी जाती है वो शादी कैसी होगी? ये जो बात करते हैं ना कि भाई पड़ोसी मुल्क में तो 2-2 शादियां, 3-3 शादियां, 4-4 शादी हो जाती हैं, आप जाकर तो देखो आज की डेट में। ये सब कहने की ही बात है। कितने लोग जो 2 बीवी, 3 बीवी और 4 बीवी रखते हैं। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कुछ ही कंडीशन में इसको अलाउ किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो 3-3, 4-4 शादियां करता रहे वो सब चलेगा और वो सब जायज़ है। सिर्फ और सिर्फ एक औरत को मजबूर कर देना कि वो उसके इसी हाल में जिए और वो इसके बारे में कुछ ना बोले। अगर वास्तविकता में वो कोर्ट में जाके खड़ी हो जाए तो वो ये वाली सारी शादी को नल एंड वाइड किया जा सकता है, क्योंकि ये ढकोसले के लिए इन्होंने धर्म का परिवर्तन किया और मोमेंट के लिए ये सब किया और उसके बाद में दूसरी शादी करी। सरकार इस तरह के कन्वर्जन को कैसे मान सकती है? अदालत इस कन्वर्जन को कैसे मान सकती है? अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे एविडेंस में ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कराई तो आपकी शख्सियत तो वही पुरानी है। तो इसका मतलब ये साबित होता है इस बात से कि आप ये जो कर रहे हो ये सिर्फ ढकोसले के लिए कर रहे हो, कानून से बचने के लिए कर रहे हो। और उसकी जो पुकार है वो उसकी पुकार सुनी जानी चाहिए हर तरह से अदालत में। जो भी व्यूअर्स इस सबको सुन रहे हैं और जो इनको सपोर्ट करते हैं, मेरे ख्याल से ऐसी तरह के आदमियों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पर पता नहीं क्यों इतने सब्सक्राइबर उसके साथ में बढ़ते जा रहे हैं और सबको उसने चैनल खोल कर दे दिया है। इवन देन छोटे बच्चे को भी चैनल खोल के दे दिया है, बीवियों को भी चैनल खोल के दिया हुआ है, खुद का भी चैनल है। क्या आज की डेट में हम गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था पॉडकास्ट हमारा इनकी बेशर्मी के ऊपर। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।